यूं महसूस होता है कि हुक्मरान इत्तेहाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के माबैन सीज फायर पर इत्तेफाक हो चुका है। गुज़श्ता रोज ईवान सदर में सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ के माबैन मुलाकात के बाद ख्याल किया जा रहा है कि सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए दोनों पार्टीज के माबैन बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप की राह हमवार होने जा रही है। क्या इस हकीकत से कोई इनकार कर सकता है कि दोनों पार्टीज इस निजाम के स्टेक होल्डर्स हैं और वो किसी भी सूरत इसे डीरेल करना अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी जानिब वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के बैरिस्टर गोहर के घर आमद और ताजियत को भी इंतहाई अहम सिग्नल करार दिया जा रहा है। क्या मुस्तकबिल करीब में किसी ग्रैंड बारगेनिंग की राह हमवार हो सकती है? अमरीका और ईरान के माबैन कशीदगी का अंजाम क्या होगा, इसके बारे में कोई हतमी पशीन गोई नहीं की जा सकती, लेकिन एक बात तो तय है कि वॉर ऑफ चॉइस से निकलना ट्रम्प के लिए हर गुजरते रोज मुश्किल होता जा रहा है। अब इनका ख्याल है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जल्द अमरीका का हिस्सा बन जाएगा। इनके मज़हका खेज बयानात क्या मामलात को और कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे? इन तमाम इशू से जुड़े सवालात के अलावा अफगानिस्तान में तालिबान के इक़्तिदार के 5 साल, दीगर मुल्की व आलमी खबरों और आपके सवालों पर तफसील से रोशनी डालेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। आज है 15 अगस्त 2026, 15 अगस्त 2026 को आप देख रहे हैं आज की बात सेठी के साथ। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठ साहब, बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि ऑल इज़ वेल। ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल तो है, तो किसने कहा नहीं नॉट ऑल इज़ वेल? कुछ अरसे से लग रहा था ऐसे कि कुछ मामलात पे खटपट है, जिसकी वजह से हमने खटपट तो थी। हाँ, तो अब तो ख़त्म हो गई ना? कुछ चलेगी, कुछ ख़त्म हो जाएगी। कुछ स्टिचअप करने की कोशिशें हुई कहीं ना कहीं से, और उसके बाद अब ऐसे लगता है कि अमन अमान होने जा रहा है और कॉपरेट किया जाएगा, जैसे कल का आपका एनालिसिस कह रहा था। लेकिन मामलात की तरकीब को समझने के लिए जो उठक बैठक है, जो राब्ते हैं, जो आनियाँ जानियाँ, उनको बगौर देखना पड़ता है। मरी में चाहे वो बैठक हो, चाहे इस्लामाबाद में हो, और चाहे लाहौर में कभी हुई हो। जब हम इंग्रेडिएंट्स को डिश बनाने लगते हैं तो उसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब से कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान मिले तो पता चला कि मीटिंग में कौन कौन मौजूद था, बड़ा सिग्निफिकेंट था। गौर किया तो उसमें हमने देखा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब तो थे, ज़ाहिर है उन्होंने सदर मुमलिकत से मुलाकात की, लेकिन सेनेटर शहरी रहमान भी थी उसमें। फिर वो मलिक अहमद ख़ान जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, जिन्होंने इससे पहले एयरपोर्ट पर जब वो लाहौर आए आसिफ अली जरदारी साहब, उनको रिसीव भी किया था, क्योंकि गवर्नर साहब रुखसत पर थे तो वो एक्टिंग गवर्नर के तौर पर वहाँ गए। और फिर हमने देखा कि इसमें काउंटडाउन देने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मौजूद नहीं थे। सो आप क्या समझते हैं इसमें? इसहाक डार साहब हों, मोहसिन नकवी साहब हों, सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हों, मलिक अहमद ख़ान साहब हो, तो क्या पकड़ा है? नहीं, कुछ नहीं ख़ास पकड़ा। मेरा ख्याल है ये आपने ख़ुद ही बताया अभी कि जब जरदारी साहब लाहौर आए जी, और उस वक़्त कुछ पकाने आए थे वो, ठीक अच्छा। है, तो उनको रिसीव करने के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली गए थे। वो इसलिए क्योंकि प्रोटोकॉल के तहत गवर्नर को जाना पड़ता है रिसीव करने। गवर्नर साहब छुट्टी पे थे जी, तो फिर इसलिए गवर्नर हाउस से रिक्वेस्ट की गई कि स्पीकर साहब आप जाके रिसीव कर लें। हाँ, वो एक्टिंग थे ना उस वक्त गवर्नर। तो वो फिर चले गए। ठीक, अच्छा। तो वो जाके उन्होंने रिसीव किया जरदारी साहब को। वहाँ मेरा ख्याल है फिर कुछ थोड़ी बहुत इनकी गपशप भी हुई, सियासी कुछ गुफ्तगू। एयरपोर्ट के ऊपर ही? हाँ, एयरपोर्ट के ऊपर ही अच्छा, कुछ गपशप हुई। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि उस गपशप में कुछ स्पीकर साहब की तरफ से कुछ बात की गई। गालिबन वो क्या बात थी, मेरा ख्याल है स्पीकर साहब ने यही कहा होगा कि ये जो बिलावल भुट्टो के स्टेटमेंट आ रहे हैं और राना साहब के आ रहे हैं और लोगों के आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी वर्सेस नून लीग, स्पेशली रिगार्डिंग आज़ाद कश्मीर, कि ये नुकसानदेह है हमारी सिस्टम के ऊपर और इसको ख़त्म किया जाए। इसकी क्या ज़रूरत है पब्लिक में ये बातें करने की? अच्छा। मलिक साहब हमेशा इस किस्म का रोल ही अदा करते रहे हैं, गो बिटवीन। तो उन्होंने मेरा ख्याल है ये बात जरदारी साहब से कही कि आप बड़े हैं, आप रोकें ना बिलावल को, और हम इस साइड से भी फिर रोकते हैं, ये नहीं, दोनों का नुकसान हो रहा है। और इसीलिए आयशा जो है वो पूछती है कि कोई खटपट हो रही है या कोई गड़बड़ हो रही है, तो ये इसकी क्या ज़रूरत है कि आयशा और बाकी लोग ये बातें करें? तो जरदारी साहब ने कहा कि आयशा के बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मगर आपका सजेशन जो है वो बड़ा अच्छा है और इसलिए तो ठीक है, मैं एग्री करता हूँ आपसे। अच्छा। तो चलें फिर इस पर बात करते हैं कि कैसे इस चीज़ के ऊपर थोड़ी बात हो जाए।
तो ये इतनी बात हुई मेरा ख्याल है। उसके बाद जब फैसला ये हुआ कि जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं ब्रीफिंग देने, ब्रीफिंग किसके ऊपर, मक्का अकॉर्ड के ऊपर जी। तो वो क्योंकि अभी तक फॉर्मली प्रेसिडेंट साहब को ब्रीफिंग नहीं दी गई थी, तो अब जाहिर है जब वो ब्रीफिंग देंगे उस अकॉर्ड के ऊपर तो उसमें फिर इसाक डार साहब भी होंगे और मोहसिन नकवी साहब भी होंगे, बिकॉज देव ऑल प्लेड अ मेजर रोल इन फॉरेन पॉलिसी, और ये है तो फॉरेन पॉलिसी का इशू, ठीक। तो इसलिए इन दोनों का, इसाक डार साहब का भी और मोहसिन नकवी साहब का भी होना वहाँ ज़रूरी था। अच्छा। और प्राइम मिनिस्टर साहब ब्रीफिंग देने गए उनको, और क्योंकि ये इंटरनेशनल अफेयर्स है, एक पार्टनर के साथ पूरी ब्रीफिंग होनी है, तो सिर्फ जरदारी साहब की ब्रीफिंग वाज नॉट इनफ। पीपल्स पार्टी वाले भी तो आए ना कोई, तो फिर शहरी रहमान को बुला लिया गया कि आप आ जाएं, ओके, बिकॉज देन द पार्टीज रिप्रेजेंटेड आल्सो। प्रेसिडेंट साहब इज टेक्निकली अबव पार्टी, जी, ठीक जाहिर है, है। तो इसलिए फिर पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन भी ज़रूरी थी, और अगर पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन ज़रूरी थी तो जिस बंदे ने ये प्रपोज किया था कि यहाँ लड़ाई झगड़े बंद करो, कुछ रूल्स बना लें, छोड़े ये बात, सीज फायर करें, हाँ, वो फिर मलिक साहब को भी प्रेसिडेंट साहब ने कहा तुसी भी आ जाओ, तो फिर मलिक साहब चले गए। मलिक साहब को इस रोल के लिए मुंतखब करने की क्या वजह है? इनके हवाले से तो एक तनाज़ा उभरा था, पंजाब असेंबली में हमने गर्मा गर्म बहस देखी थी, फिर आपने कहा ये हमेशा किरदार अदा करते आए हैं, ये किरदार 2021-22 में अदा किया, उसके आसपास नहीं, बड़ा बहुत ऐसे रोल्स उन्होंने अदा किए हैं। पुराने ज़माने में मलिक साहब का रोल था बिटवीन नवाज शरीफ एंड जनरल बाजवा, क्योंकि सबको पता था इनकी बड़ी दोस्ती है जनरल बाजवा के साथ। तो जनरल बाजवा गए तो रोल ख़त्म नहीं हो गया? हाँ, तो इसीलिए बस उनको पोजीशन तो मिल गई, मगर अब रोल नहीं रहा था कोई, और रोल नहीं रहा, और जिस किस्म की चीफ मिनिस्टर मिली है इन्हें पंजाब में, वो तो किसी की बात ही नहीं सुनती। तो इसलिए मेरा ख्याल है मलिक साहब वैसे भी, आपने देखा एक दो दफ़ा उन्होंने अपना एक आज़ाद ख्याल का इज़हार भी किया एक दो इश्यूज़ के ऊपर, याद है आपको? तो जाहिर है वो थोड़ी बहुत कोल्डनेस तो है ना। अब देखिए ना, एक स्पीकर हैं असेंबली के, वो अगर अपने इलाके में DCO या RPO या वो भी नहीं लगवा सकते, तो फिर सोचे ना फिर उनकी क्या हैसियत है। तो ये इस किस्म के छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ भी चलते रहते हैं। पुराने ज़माने में तो स्पीकर की सिफारिशें पे सिफारिशें चीफ मिनिस्टर्स एक्सेप्ट करते थे, बिकॉज असेंबली चलानी है उन्होंने। जब बुज़दार था तो उस वक़्त जो स्पीकर थे वो तो लंबियाँ रिक्वेस्ट्स करते थे, आपको पता है ना कौन स्पीकर थे उस वक़्त, चौधरी परवेज़ इलाही। तो हर किस्म की सिफारिशें चलती थी और होता था, काम होते थे। तो मगर अब स्पीकर साहब के काम नहीं होते इतने, अब बिकॉज वो सियासतदान है, तो उन्होंने तो काम करवाने अपने कंस्टिट्यूंसी के लोगों के। तो ये, और मरियम बीबी जो है वो सुनती नहीं किसी की, वो तो लगी हुई है ना अपनी शहबाज शरीफ फॉर्मूला कि जी मैंने कोई सिफारिश नहीं लेनी, सब कुछ मेरिट पे करना है, मैंने सियासतदानों से नहीं मिलना, मैंने ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए काम करना है, ठीक है ना, मैंने तो एडमिनिस्ट्रेशन करनी है। तो वो तो शी थिंक्स कि दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स, कि डिलीवरी हो और ये पोस्टिंग्स ट्रांसफर्स ये है मेरिट पे हों, आवाम को फिर सहूलतें भी मिलेंगी और जस्टिस भी मिलेगी। और अगर आप मेरिट पे नहीं करेंगे तो फिर करप्शन भी होगी, ये भी होगा। वो उन्होंने एक मॉडल ले लिया अपना जी। तो वो फॉलो कर रही है, वो सिफारिशें नहीं एक्सेप्ट करती। अब सियासतदान तो सिफारिशें लेके आते हैं, फलाने को ट्रांसफ़र कर दो, फलाने को नौकरी दे दो, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, सबकी ये होती है ना। पर मरियम बीबी डजंट केयर, मूड में नहीं है। नहीं, वो कहती है मैं आई एम गोइंग टू गिव पंजाब अ गुड गवर्नेंस मॉडल। परवेज़ इलाही साहब के बाद, शहबाज शरीफ साहब के बाद, हाँ, मगर फ़र्क ये था ना कि परवेज़ साहब तो फिर थोड़ी बहुत सिफारिशें ले लेते थे, उन्होंने बैलेंस किया हुआ, सबका ख्याल रखते थे। हाँ, मगर और शहबाज साहब थोड़ी कम लेते थे, अगर ज़रूरी होता था तो ले लेते थे, अदरवाइज वो भी बड़ा टफ लाइन। काफ़ी मिनिस्ट्रीज अपने पास रख के बैठे थे। हाँ, मरियम बीबी भी 16-17 ऑल्सो इट्स द सेम मॉडल। अच्छा। तो अब प्रॉब्लम इस मॉडल का ये है कि आजकल के हालात में जब इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी काफ़ी है पंजाब में, तो वो अब उसकी सियासी डिविडेंड्स नहीं मिल रहे हो उस किस्म के जिस किस्म के वो चाहती हैं कि मिले। अच्छा। मगर ये नहीं है कि मिल रहे हैं, उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े अच्छे हैं, बड़े फ़ायदे हो रहे हैं, थोड़े बहुत डिविडेंड्स भी मिल रहे हैं, मगर वो लोगों ने अभी भी लेके बैठे हुए हैं ना कि इमरान के हक़ में बातें। तो वो पता चलेगा जब इलेक्शन आएगी तो पता चलेगा कि ये जो सारे गुड गवर्नेंस है ये इसके काम भी आई है या नहीं, मटेरियलाइज हुई है वोट में या नहीं हुई। तो एनीवे, तो मलिक साहब की ये रेपुटेशन है, इज़ अ गुड गो बिटवीन। तो इसलिए मेरा ख्याल है जरदारी साहब ने फिर ये कहा होगा कि आप भी आ जाएं, क्योंकि आपने मेरे साथ ये बात की है, तो फिर दोनों साइड्स को समझाना है, तो आप भी आ जाएं, मैं भी शरीफ बुला लेता हूँ अपने एक दो लोग,
और फिर इसीलिए बिलावल को नहीं बुलाया। आपने कहा ना बिलावल को नहीं आया, काउंटडाउन दे रहे वो इसीलिए नहीं बुलाया बिकॉज वो तो फिर जज्बाती हो जाते हैं, उन्होंने फिर शुरू हो जाना था कुछ। और मलिक साहब को इसलिए बुलाया बिकॉज शहबाज साहब का बड़ा करीबी रिश्ता है मलिक साहब के साथ, इन द सेंस ऑफ एक्सेस है एक दूसरे के साथ। और फिर आपको पता ही है कि शहबाज साहब का कुछ डिफरेंसेस है विद द चीफ मिनिस्टर पंजाब, तो मलिक साहब के भी तो डिफरेंसेस हो गए ना, तो मेरा ख्याल है वो एक ग्रिड भी बनती है। तो शायद प्राइम मिनिस्टर ने कहा आ जाओ मलिक साहब आ जाओ, तो चलो तुम भी चलो, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब भी कह रहे हैं मलिक ने भी लेने आना, तो मलिक साहब ने कहा चलना। सो ही इज प्लेइंग दैट सॉर्ट ऑफ रोल। अच्छा, वो फिर रेलेवेंट हो चुके हैं। यारे गार तो वो शहबाज शरीफ साहब के ही है ना हमेशा से। वेल नवाज शरीफ साहब के। अच्छा, ये उनके कैंप में नवाज शरीफ साहब के, बट कैंप शैम्प तो अब नहीं रहे इतने, अब तो कैंप अब अच्छा, उस जिस दौर की मैं बात कर रही हूँ जिसमें मलिक अहमद खान साहब ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया था, उस दौर में मोहम्मद जुबैर साहब जो थे वो राब्ताकारी कर रहे थे मरियम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब के लिए, और ये राब्ताकारी कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब के लिए। इसीलिए इनकी जो मौजूदगी है ना इस वक्त वो बड़ी सिग्निफिकेंटली एज अ डार्क हॉर्स दिखी जा रही है। ही हैज अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद बोथ ब्रदर्स। both brothers, with बड़े मियाँ साहब and with the Prime Minister साहब। अच्छा। So I think he enjoys that, और है भी बड़े वाइज पर्सन। मंझे हुए सुलझे हुए सीनियर, जिस तरह से वो पंजाब असेंबली को चलाते हैं उससे दिखाई देता है कि सारे ऐवान को वो कैसे साथ लेकर चलते हैं वज़ादारी के साथ। मीटिंग इस किस्म की थी, ये इस किस्म की मीटिंग थी, और इससे कोई थ्रेट वाली खतरा महसूस करने वाली कोई बात नहीं है। इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए बिटवीन पीपीपी एंड नून लीग, स्पेशली ऑन कश्मीर, सीज फायर, ओके, ट्रबल शूटिंग। अब जहां मलिक अहमद खान साहब का तस्करा साबिक आर्मी चीफ के हवाले से हो गया, बाजवा साहब के साथ बड़े क्लोज इनके ताल्लुकात थे, तो सेठ साहब 14 अगस्त थी, कल एक बहुत बड़ा दिन था पाकिस्तान की तारीख का, तो रिवायत है साबिक आर्मी चीफ्स को खराज तहसीन पेश करने की, उनकी खिदमात से इस्तेफादा करने की, वो इदारा जाती एहसासा है हमारा, इसलिए फील्ड मार्शल साहब ने एक इस्तकबालिया दिया था। सभी जो साबिक आर्मी चीफ़ हैं वो उसमें मौजूद थे। इशफाक परवेज़ कियानी साहब आप देखें उनको वो रिसीव कर रहे हैं। इसके अलावा हमें राहील शरीफ साहब भी इसमें दिखाई दिए, लेकिन मिसिंग थे तो जनरल बाजवा मिसिंग थे। तो मुझे तशवीश हुई इस बात से, क्योंकि फरवरी में उनके हवाले से खबर आई थी कि वो एक हादसे का शिकार हुए हैं, फिसल के गिरे हैं और तशवीशनाक थी उनकी हालत, लेकिन मंजरनामे से वो अब तक गायब है, कोई अपडेट नहीं है। क्या ख्याल है आपका, इससे क्यों गैर हाजिर है इतने बड़े इवेंट से जहाँ ऑप्टिक्स? आपको तो पता है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो ही वॉज हाउस बाउंड, वो तो कुछ अर्सा अस्पताल में रहे, फिर उसके बाद घर आ गए और उनकी ट्रीटमेंट हो रही है। और अभी हाल ही में वो दुबई चले गए और दुबई में वहाँ उनकी ट्रीटमेंट हो रही है विद द हॉस्पिटल है। और कोई देयर वाज नो अदर इशू। अगर वो यहाँ होते तो फिर आप ये सवाल पूछती ना कि वो तो पाकिस्तान में है और उनको क्यों नहीं बुलाया या वो गए क्यों नहीं, मगर वो तो पाकिस्तान में नहीं है, वो तो दुबई में है इस वक्त। तो आई थिंक और वो ट्रीटमेंट के लिए है। अभी तक मेरा ख्याल है कोई 80% के करीब उनकी रिकवरी हो गई है। अच्छा। फुल रिकवरी नहीं हुई अकॉर्डिंग टू माय सोर्सेज। अच्छा। और मुझे यकीन है कि जैसे ही वो ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगी वो वापस आ जाएंगे, ही विल कम बैक टू पाकिस्तान। ओके। अच्छा, ऐसे इवेंट्स होते हैं ना फोटो ऑप के लिए लोग बहुत नोटिस करते हैं, तो नहीं फिर यहाँ बहुत से रूमर्स भी चले थे ना कि एक ज़माने में, आपको पता ही है जी, जिस नौयत की उन्हें इंजरी हुई थी उसके बाद तो जाहिर है इस तरह की खबरें चलाई गई थी, आई डोंट नो जी, मगर ये है कि डेफिनेटली उस वक्त उनकी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी, बट रिकवरी हैज स्टार्टेड एंड अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन कि वो दुबई में है एंड ही इज़ फाइन। अच्छा, ठीक है, इम्प्रूविंग। ओके, ठीक है। जब ऐसा कोई मौका होता है तो ज़ाहिर है तस्वीरें सभी बगौर देखते हैं, फिर उसके बाद जहनों में सवाल उठते हैं, लेकिन वी विश हिम अ स्पीडी रिकवरी। जल्दी हम इन्हें किसी इवेंट में देखेंगे तो तसल्ली भी हो जाएगी उन अजहान को जो ये समझते हैं कि ज़्यादा तशवीशनाक है उनकी हालत। इसके अलावा सेठी साहब, हम जब पार्लियामेंट का इजलास देखेंगे तो उसमें हम आहंगी भी देखेंगे। बैरिस्टर अकील ने प्रिडिक्ट किया कि अपोजिशन के साथ भी, यहाँ तक कि PTI के साथ भी, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने कुछ एजाज़ात का भी इस मौके पर ऐलान किया। समरी पर तो उन्होंने दस्तखत पहले ही कर दिए थे जजेस की, लेकिन सेठी साहब जिनके लिए उन्होंने एजाज़ात का ऐलान किया, कहा जाता है कि पाकिस्तान की तारीख में उन्हें नुमाया खिदमात या किसी कारनामे की वजह से ये एजाज़ात दिए जाते हैं। 2010 में आपको भी मिला था, तो आप तो बखूबी आगाह होंगे कि किन बुनियादों पर ये एजाज़ात दिए जाते हैं, उसमें कितना मेरिट। अभी जो लिस्ट सामने आई है वो आपने इन्वॉल्व देखा। क्वेश्चन ये है कि जब से ये सेटअप बना है, मईशत के ऊपर सवाल हैं
और अमन अमान की सिचुएशन के ऊपर हैं। दहशतगर्दी पहले से ज़्यादा बढ़ी है और हमने इकोनॉमी की भी हालत देखी कि क्या आवाम तक नहीं पहुंच रहे उसके समरात। और आपने भी बहुत दफ़ा प्रिडिक्ट किया, वजारत ख़जाना की कारकर्दगी के ऊपर सवाल हैं। मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी को मुस्लिम लीग नून खुलेआम तनकीद का निशाना अभी हाल ही में माजी करीब में बनाया, लेकिन जब एजाज़ात दिए जाते हैं तो ऐसे लगता है कि इनसे बेहतर तो कोई काम ही नहीं कर रहा है। इसहाक डार साहब भी हैं, मोहसिन नकवी साहब भी हैं, औरंगज़ेब साहब, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़जाना वो भी आ जाते हैं। अहद खान चीमा साहब को पिछले साल जो हमने मार्का हक जीता है उसमें नुमाया खिदमात पे उनको ये एजाज़ मिला है। इसके अलावा बिलाल अज़हर कियानी ये वज़ीर ममलिकत बराए रेलवे हैं, इसके अलावा भी उन्हें 2 इजाफी ओहदे मिले और कुछ मुआविनीन खुसूसी को वज़ारत इत्तलात से और फिर वज़ीर आज़म साहब के मुआविन खुसूसी उनको भी एजाज़ात के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो सेठ साहब अगर सब इतने ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं कि उन्हें तमगे मिल रहे हैं, एजाज़ात मिल रहे हैं, तो सिस्टम कोलैप्स कैसे किया? बड़ी शरारती हो तुम। ये परफॉर्मेंस के ऊपर नहीं दिए जाते, ये हकीकत में ये लॉयल्टी के लिए दिए जाते हैं। मगर अगर 100 अवार्ड्स देने हैं तो 75 जो हैं सिविलियंस के वो लॉयल्टी के लिए दिए जाते हैं और 25 दिए जाते हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। अच्छा, दैट्स माय असेसमेंट। अच्छा, हाँ, तो अब आपको एतराज़ हो रहा है कि इन लोगों को क्यों दिए हैं? भाई दे आर ऑल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने खिदमत की है प्राइम मिनिस्टर साहब की और गवर्नमेंट की और दिन रात काम किया है, जैसा भी काम किया है। अच्छा। तो इनको नहीं मिलेंगे तो क्या तुम्हें और मुझे मिलेंगे? वज़ीर आज़म साहब की खिदमत, मोहसिन नकवी साहब को भी दूसरी बार मोहसिन नकवी साहब को तो शायद तीसरी बार भी मिलना चाहिए। हाँ, ठीक है ना। मोहसिन नकवी साहब इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इस वक्त इन फॉरेन पॉलिसी और ही इज़ द राइट हैंड मैन ऑफ द आर्मी चीफ। अच्छा, तो मतलब है कि उनको तो हमेशा याद करना पड़ेगा। सो एंड वो दिन रात मिस्टर स्पीडी, मोहसिन स्पीडी के साथ काम कर रहे हैं। बाकी तनकीद तो होती है यार, अगर मीडिया तनकीद नहीं करेगा तो मीडिया को मज़ा क्या आएगा? लोग सुने को क्या? तारीफ़ करने के लिए तो मीडिया नहीं होता ना। तो जो लोग तारीफ़ कर रहे हैं उनको फिर अवार्ड्स मिल रहे हैं। जो लोग तारीफ़ नहीं कर रहे हैं उनको अवार्ड्स नहीं मिलेंगे, मगर वो किसी और गवर्नमेंट के अंदर उनको भी मिल जाएंगे। तो मतलब सारे कवर बेसिस हो जाते हैं ना। मुझे अवार्ड मिला था जब आसमा जहांगीर साहिबा को मिला था फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी। और तो उस वक्त भी ये 75-25 की रेशो थी? मुझे नहीं पता, मगर मुझे इतना पता है कि मैंने तो कोई हुकूमत की कोई खिदमत नहीं की थी। मैंने तो नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये कब से ट्रेंड बना कि आप नवाजें उनको लॉयल्टी की बुनियाद पे? क्योंकि एक अरसे से ये जो एजाज़ात हैं, ये नॉमिनेशंस हैं, ये मुतनाज़ हो चुकी हैं। हमेशा से मुतनाज़ थी। यूके के अंदर भी मुतनाज़ हैं, जहाँ से ये ट्रेडिशन आई है कि अवार्ड्स देने की। कॉलोनियल रूल के अंदर भी लोग ब्रिटिशर्स अपने लोगों को देते थे और उनको देते थे जो लॉयल होते थे टू द ब्रिटिश क्राउन। तो ये लॉयल्टी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस, नॉट सो मच परफॉर्मेंस। तो अब आपने देख ही लिया, इसमें बहुत से लोग हैं। आपका सवाल का अगर जवाब दिया जाए, अगर मोहसिन नकवी साहब जाके इनका परफॉर्मेंस रिव्यू करवाएं, तो मे बी 50% ऑफ देम माइट नॉट गेट गुड परफॉर्मेंस रिव्यू, बट ऑल ऑफ देम विल गेट गुड मार्क्स फॉर लॉयल्टी। वेरी नाइस। हाँ, असेसमेंट अगर आपने करनी है तो मैं समझता हूँ होता ही है, मिक्स एंड मैच कर देते हैं। अच्छा, थोड़ी सी परफॉर्मेंस के ऊपर कर देते हैं ताकि भाई लगे तो अच्छा। बाकी दोस्त यारों को और बरखुरदारों को और खिदमत गुजारों को सबको मिल जाते हैं। हाँ, सभी को खुश कर लिया देखिए जाता है। अब आसमा जहांगीर साहबा को हिलाल इम्तियाज़ मिला, ठीक, तो उन्हें मिला था फॉर सर्विसेज टू डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स, जिसमें कोई शक ही नहीं था कि वो परफॉर्मेंस बेस्ड था, ऑब्वियसली जी। तो आपके खादिम की भी कोई थोड़ी बहुत खिदमात थी, जेलें वेलें काटी थी इन परस्यूट ऑफ डेमोक्रेसी, तो हमें भी सहाफत में आपको उसी तरीके से हिलाल मिला जी। तो दिलचस्प है, मुझे लोग पूछते हैं कि PSL आपने बढ़ाया, इतनी बड़ी कारस्तानी की, आपको उसका तो अवार्ड मिला ही होगा। मैंने मेरा जवाब यह है कि नून लीग ने मुझे कोई अवार्ड नहीं दिया और वो नहीं समझते कि PSL कोई ऐसी बड़ी चीज़, बड़ा कारनामा था उनके ख्याल में। ऐसा नहीं, वो आपने उसकी बुनियाद ही बता दी ना कि ये किस बुनियाद पर बस आप देखिए नॉमिनेट किए जाते हैं और किस वजह से ये मुतनाज़ बनते हैं। लोग समझते हैं कि वो मेरी एक तस्वीर है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एक किश्ती में, जी जी, तो उसके बाद वो समझते हैं कि ये नूनिया है। वो कहते हैं ना एक, मगर नून जो है ना, वो ये नहीं समझती कि मैं नूनिया हूँ। पीपल्स पार्टी एक ज़माने में लोग कहते थे ये पीपलिया है, तो फिर पीपल्स पार्टी ने कहा नहीं इसका कोई पता नहीं है, कभी इधर हो जाता है कभी उधर हो जाता है। तो इसलिए, मगर जरदारी साहब वाज प्रेसिडेंट एंड द पीपल्स पार्टी वाज इन गवर्नमेंट। और फिर आपको याद रहे कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, व्हेन प्रेसिडेंट जरदारी वाज प्रेसिडेंट,
मुझे नॉमिनेट किया था एज चीफ मिनिस्टर पंजाब, जी, और फिर मियाँ साहब ने फॉलो किया था। लोग समझते हैं मुझे नून लीग ने चीज नॉमिनेट किया था, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे नहीं हुआ था। क्रेडिट पीपल्स पार्टी को देना चाहिए कि उन्होंने आपको पहचाना आपकी सलाहियतों की बुनियाद पर, और जो भी अच्छा हुआ वो पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ। जब आपको पता नहीं पहचाना या नहीं पहचाना या क्या हुआ, लेकिन ये भी एक अच्छी अलामत है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो आपको ओन नहीं करती। अगर करती तो और बहुत सी चीज़ें मिल जाती ना, वो नहीं किया। लेकिन बहरहाल ये जो अवार्ड्स हैं जिन बुनियादों पे दिए जाते हैं, किस कसौटी पे परखा जाता है, ये तो हमने जाना। सेठी साहब हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि शायद नौजवान क़यादत आगे आए, और अब तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी हुकूमती कारकर्दगी पे रिपोर्ट्स मांग ली हुई हैं और कैबिनेट में चेंजेस भी एक्सपेक्ट की जा रही थी। तो अब इन एहसासात के बाद तो हम समझे ना यही कंपनी चलेगी, ऐसे ही चलेगा। कोई देखिए, पता नहीं लोग जो सुनना चाहते हैं वो निकाल लेते हैं आपकी अल्फाज से। आई मीन कल के प्रोग्राम में मैंने एक बात कही तो उसके ऊपर बड़े इश्यूज बनने शुरू हो गए हैं लोगों के यहाँ। कल मैंने कहा ना कि जी कि इमरान खान की मुलाकात हो जाएगी विद जी, तो इसका ये मतलब है कि बर्फ़ पिघल रही है। अच्छा, तो उससे लोगों ने ये इसको इंटरप्रेट किया कि जैसे कोई डील हो गई है बिटवीन एस्टैब्लिशमेंट एंड पीटीआई। जी, हालांकि मैंने कोई डील की बात नहीं की। मैंने कहा गोइंग फॉरवर्ड मुलाकात हो जाएगी। दूसरी बात ये क्योंकि शायद अंडरस्टैंडिंग कोई हो गई है, डील नहीं अंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुलाकात आपकी हो जाती है, ये कॉल ऑफ जी। और शायद इसके आगे भी अंडरस्टैंडिंग है कि थोड़ी गोइंग फॉरवर्ड तो आप पार्लियामेंट में आएँ और वहाँ बैठ के हमारे साथ बात करें। जो नासिर अब्बास ने ये इशारे दिए हैं और स्पीकर कब से कह रहे हैं, इट मेक्स सेंस। हाँ, इट मेक्स सेंस। तो ये शायद बातें चलनी शुरू हो गई हैं। अच्छा, उसके बाद ही मेरे पे अटैक आ गई। आज मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो कि बड़े करीब हैं एस्टैब्लिशमेंट के, उनको भी अवार्ड मिला है, उनको भी मिला होगा, जाहिर है मिलना भी चाहिए। तो उन्होंने जो सिटी गलत कह रहे हैं, ये है वो, तो जब बना के तो अटैक। तो अब मैं समझता हूँ कि दिस इज चाइल्डिश। इसको डील से इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, इनको हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कह सकते हैं कि अगर कहीं बर्फ पिघल रही हो, कहीं मामला। और दूसरी बात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट इक्वल टू गवर्नमेंट। यहाँ बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जब भी कोई इस किस्म की बात होती है ना, तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से सवाल ही पैदा नहीं होता गलत गलत गलत। हाँ, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात कर रहा है तो उसका हमारा क्या ताल्लुक है। मगर ये अच्छा है ना, ये दो रखना। हाँ। एक बफर बना दिया ना बीच में, बिल्कुल, कि हम तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ। कि हम बात करें या डील करें, असूलों पे हम कर रहे हैं काम। मगर गवर्नमेंट जो है वो तो ज़ाहिर है सर्वाइव करना है, उन्होंने तो चलाना है कश्ती को, तो नेगोशिएशन भी चलती है, बातें भी चलती हैं, तो दैट इज़ फॉर गवर्नमेंट। हमारा मौका बड़ा क्लियर है जब ये सूट करता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट कर रही है साडा की नाल। हालांकि वी ऑल नो कि गवर्नमेंट इस किस्म की कोई चीज़ आगे बढ़ा ही नहीं सकती विदाउट अ नॉड, बट नॉट इज़ नॉट अ डील। अफसोस इस बात का कि वो डील 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 ये लफ्ज़ इतना गंदा हो गया, उसको कनेक्ट कर दिया, वो समझते लोग बदल डील इज़ अंडर हैंड कॉम्प्रोमाइज़, ये वो कोई असूल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हालांकि इन अमेरिका अब डोनाल्ड ट्रंप स्वाय डील की तो बात ही कोई नहीं करता, तो कहता डील 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 डील। तो अमेरिका के अंदर तो बड़ा ये अच्छा लफ्ज़ है डील, ये मतलब आर्ट ऑफ द डील उनकी बुक है। हाँ, तो मतलब डील तो एक लेजिटिमेट प्रोसेस है, मगर पाकिस्तान के अंदर उसको बड़ी बुरी निगाहों में देखा जाता है, डील नहीं ऐसी की थी, असूलों से खड़े हैं। हालांकि ऑल पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द डील, ऑल पॉलिटिक्स, मगर वो नोबडी वांट्स टू एडमिट दैट ना। यहाँ तो ये कहते हैं ऑल पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। हालांकि देयर आर नो प्रिंसिपल्स इन पॉलिटिक्स, ओनली इंटरेस्ट्स, ओनली सर्वाइवल एंड सो ऑन। तो खैर एनीवे, आई कंटिन्यू टू इंसिस्ट दैट डील शील कोई नहीं होनी, ना ही कोई डील है, मगर राब्ते रहते हैं, बातें होती रहती हैं, गिव एंड टेक होता है, कोई आगे कुछ पीछे, जॉसलिंग होती है, चेस मूव्स होती हैं, बट डील नहीं है। डील तो मेरा ख्याल है उसके लिए सिचुएशन बड़ी फ़र्क होती है जिसमें डील होती है, अभी वो सिचुएशन नहीं है डील वाली। डील की डायमेंशंस और होती हैं, अगर आगे कोई संगे मील आ रहा हो तो उसके लिए जो एतमाद साजी के इकदाम हैं उनको डील से ताबीर नहीं किया जा सकता है। ये है सारा मखमसा इस मामले का। ब्रेक के बाद हम आते हैं वापस। शो में साथ देने का शुक्रिया। और अब अफ़गानिस्तान के लिए अगस्त का महीना बहुत अहम है, क्योंकि 5 साल पहले विड्रॉल कर गया वो अमेरिका जो 20 साल तक वहाँ जंग में मुलविस रहा। सेठी साहब, CNN की एक रिपोर्ट कहती है कि 5 साल हो गए तालिबान को वहाँ जीते और कब्ज़ा किए हुए, लेकिन अफ़गानिस्तान लूज़ कर रहा है। अफ़गानिस्तान तो लूज़ कर रहा है बहुत से
तरीक़ों से जिसके लिए वहाँ रेजिस्टेंस भी उभर रही है। लेकिन ये मेरा प्राइमरी क्वेश्चन नहीं है। मेरा प्राइमरी क्वेश्चन ये है कि तालिबान इतनी रेजिस्टेंस और इतने चैलेंजेस के होते हुए भी 5 साल सर्वाइव कैसे कर गए? हाँ, इसके दो पहलू हैं। एक तो पॉलिटिकल है, दूसरा इकोनॉमिक है। बिकॉज अगर इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाता तो मुश्किल हो जाता ना चलना, तो वो सर्वाइव कर गए। इसी तरीके के साथ अगर मैसिव रेजिस्टेंस होती इंस्टेड वायलेंट रेजिस्टेंस तो शायद मुश्किल हो जाता सर्वाइव करना। अच्छा, सो लेट्स टेक द पॉलिटिकल इशू फर्स्ट। एक तो जैसे ये इन्होंने पावर ली ना, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने मिलिट्री कंसोलिडेशन की। मिलिट्री कंसोलिडेशन का ये मतलब है कि कोई डिवीज़न नहीं होने दी, सबको अपनी अपनी जगह पे अपॉइंट करके और उसको सही तरीके से मैनेज किया। तो इसे और बिल्कुल हर जगह पे आपने आउटपोस्ट बना लिए। तो दैट वाज बिकॉज जंग करते रहे थे तो इनको पता था हाउ टू कंसोलिडेट मिलिटरीली, तो कोई ग्रुपबाजी नहीं होने दी, कंसोलिडेशन होगी। दूसरी बात ये थी कि बिकॉज ऑफ द कंसोलिडेशन इनके दरमियान के अंदर कोई लड़ाई झगड़े नहीं थे, बिकॉज पहले भी दे हैड वर्कड अंडर वन लीडर एंड उसके बाद भी इवन नाउ इट्स लाइक दैट। इंटरनली थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ। अभी रिसेंटली ये शुरू हुई है पिछले 1-2 साल के अंदर अंदर, और अब तेज हो चुकी है। और जब उन्होंने टारगेट करना शुरू कर दिया है उन शख्सियात को जो बड़ी प्रोमिनेंट हैं अफगान गवर्नमेंट में, उनको उन्होंने टारगेट किया है। कुछ इलाकों, एक ज़िले पे, बदख्शां के ज़िले पे तो कब्जा कर दिया बाकायदा, ऐसी इतला थी। ऐसे पहली बार हुआ है कि चैलेंज किया गया हो तालिबान के जो वहाँ हुकूमत है। और लेकिन इनिशियली तालिबान ने ये तस्लीम नहीं किया कि ये उनके लिए कोई बड़ा चैलेंज है। बट जितने फ्रंट्स यहाँ पे 6 से 7 फ्रंट्स जिनके नाम अगर देखे जाएं नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट्स के अलावा, जो अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट है वो ज़्यादा बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। और इसमें रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं जो इनको लीड कर रहे हैं। इवन कि एक तो तंजीम है जिसको अमरुल्लाह सालेह लीड कर रहे हैं। तो सेठी साहब, क्या ये गैर मुनज़्ज़म है, गैर जिहादी तंजीमें इन्हें करार दिया जा रहा है? ये चैलेंज बन सकते हैं अफगान तालिबान के? बिल्कुल बन सकता है। और अभी इल्ज़ाम लग रहा है ना कि शायद इन तंजीमों को मदद हो रही है बिकॉज हमारे तल्लुकात तालिबान के साथ अच्छे नहीं हैं। ये रेजिस्टेंस बढ़ेगी, ये थोड़ी कम नहीं होगी। अगर पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अफ़गानिस्तान के ठीक नहीं होंगे और अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो TTP को नहीं रोकेगी और BLA को नहीं रोकेगी तो फिर हमारे तल्लुकात और भी ख़राब होंगे, अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए आई थिंक सूनर और लेटर ये बड़े मसले बनेंगे यहाँ। अब ये सारा नॉर्थ और ईस्ट में ये ग्रुप्स बनने शुरू हो गए। और ये याद रहे आपको कि पंजशीर के अंदर अहमद शाह मसूद साहब के जो बेटे हैं अहमद मसूद, उन्होंने भी हथियार उठा लिए। अब तो जाहिर है कोई ना कोई तो फीड कर रहा होगा ना, कहीं ना कहीं से तो आ रहा है ना। और वहाँ भी अब शुरू हो गई हैं अटैक्स। इसी तरीके के साथ जो एक्स आर्मी चीफ है उनका ड्यूरिंग द अर्लियर रेजीम जनरल यासीन ज़िया, वो भी अब शुरू हो गए हैं। इसी तरीके के साथ बदख्शां के अंदर कयूम मलंग साहब हैं, वो अभी उनको पकड़ लिया मेरा ख्याल है। और फिर वो अमरुल्लाह सालेह जो हेड ऑफ अफगान इंटेलिजेंस थे, उन्होंने भी अपना छोटे मोटे ग्रुप्स बना लिए हैं। तो ये छोटी मोटी चीज़ें चलती शुरू हो गई हैं, पहले ये नहीं था। तो ये कम ये ख़त्म नहीं होंगी, ये बढ़ेंगी। तो मेरा ख्याल है इसको 2-3 साल लगेंगे तो फिर आप देखिएगा इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। लेकिन जिस तरह से इनकी बुनियाद इस्लामी नज़रियात के बजाय ना हुकूक के है, ये इस बात को उजागर करते हैं कि ख़वातीन को हुकूक मिलने चाहिए, शहरियों को सिविल लिबर्टी। तो दैट शोज़ ना कि फिर असिस्टेंस कहाँ से आ रही है। हाँ, लेकिन ऐसे में जो दोहा में मुआहदा हुआ था उसमें बाकायदा मगरबी ममालिक की जानिब से इस बात को यकीनी बनाने का कहा गया था अफ़गान हुकूमत को, अमारात इस्लामिया को, कि आप ख़वातीन को उनके हुकूक देंगे। इना में तो ये सारे ग्रुप्स फिर अलाइन कर रहे हैं उसके साथ, अलाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये ज़रूर है कि ये ग्रुप्स को पैसे और असिस्टेंस सेकुलर ममालिक से आ रही है। सेकुलर कुव्वतें इनकी इमदाद कर सकती हैं, या इसीलिए ये इस्लामिक, इसमें से कोई भी इस्लामिक एजेंडा लेके नहीं चल रहा। तो इसका ये मतलब है कि कहीं से कहीं से असिस्टेंस मिल रही है। दैट्स व्हाट ऑल आई कैन से। ठीक। और ऐसे में अमीर खान मुत्तकी वो ये कह रहे हैं कि हम बारहा कोशिशों के बावजूद समझ नहीं सके कि अफ़गानिस्तान के साथ कशीदगी से पाकिस्तान क्या हासिल करना चाहता है। क्या पाकिस्तान को कशीदगी से हासिल हो रहा होगा? ऐसे बयान दे के वो क्या साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान इज़ द प्रॉब्लम? जाहिर है बिकॉज़ पाकिस्तान इज़ टेलिंग द होल वर्ल्ड दैट द अफगान्स आर अ प्रॉब्लम नाउ। तो पाकिस्तान तो ये लगा है ना, मगर पाकिस्तान की अभी बात नहीं सुन रहा ना, लोगों के अपने रीजनल इंटरेस्ट हैं। आप देखिए ना, रशिया ने जाके उनको रिकग्नाइज़ कर लिया, तो कुछ ना कुछ तो इन्होंने रशिया को दिया होगा ना कि उन्होंने रिकग्नाइज़ किया। क्या दिया? रशिया के ख़िलाफ़ और सेंट्रल एशिया के ख़िलाफ़ भी टेररिस्ट ग्रुप्स अफ़गानिस्तान में बेसिस बना के बैठे हुए थे। तो ज़ाहिर है दे वुड हैव डिमांडेड कि इनको निकालो यहाँ से। हाँ जी। और क्योंकि वो इतनी बड़ी थ्रेट नहीं थे तो इन्होंने कुछ ना कुछ तो किया होगा ना, क्विड प्रो को, यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स। तो रशिया ने तो अपना इनके साथ बना लिया ना
इसी तरीके से चाइना ने बना लिया। अब चाइना कहता है इनको कि जो यूगर्स हैं उनके ख़िलाफ़ वहाँ वो रेजिस्टेंस ग्रुप्स अफगानिस्तान में वो भी आ गए ना, तो चाइना ने भी इनको कहा है कि देखें अगर आपने हमारे साथ कारोबार करना है और ये सारा कुछ होना है तो इनको रोकें। तो मेरा ख्याल है वहाँ भी तालिबान उनको रोक के बैठे हुए हैं। तो सो आई थिंक एवरी कंट्री हैज़ एन इंटरेस्ट, ट्रांजिट, ट्रेड एंड सो ऑन। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 2022 तक शॉर्टली जब 2021 में ये आए हैं ना जी, अगस्त में, 2021 अगस्त, तो ये 2022 में इन्होंने ओपीएम की प्रोडक्शन ख़त्म कर दी थी जी। उससे पहले बहुत बड़ी प्रोडक्शन ओपीएम की होती थी और ये उसकी एक्सपोर्ट करते थे और अरबों डॉलर्स कमाते थे। मगर जब ये हुकूमत में आए तो इन्होंने फिर ये और उसमें अमेरिका का रोल था। अमेरिका ने और वेस्टर्न पावर्स ने कहा कि आपको पैसे चाहिए हम देते हैं मगर ये ओपीएम बंद करें आप। तो आई थिंक इन्होंने फिर ये फतवे शतवे भी किए कि दिस इज़ एंटी इस्लामिक। तो इन्होंने अभी भी थोड़ी बहुत ओपीएम होती है वहाँ, बट इन सर्टन एरियाज जहाँ इनका रिट नहीं है, मगर और ओपीएम हैज़ हाई वैल्यू। वो भी एक सोर्स ऑफ इनकम थी पहले, बट नॉट एनी मोर, नॉट अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम एनी मोर। बट इनकी इकॉनमी इज़ ओके, ठीक है। वहाँ गुर्बत है, वो जो जिस बातें आप जो कर रही ह्यूमन राइट्स नहीं हैं, बहुत से इलाके इतने अंडर डेवलप्ड हैं, सो ऑन सो फोर्थ। मगर तालिबान जो है वहाँ के जो बशिंदे हैं दे आर नॉट इनटू एलीट कैप्चर्स एंड इस किस्म की चीज़ नहीं है वहाँ। सो जितना पैसा कलेक्ट होता है वो खर्च हो जाता है और कुछ तो हथियारों भी होता है, वो वेपन्स, बिकॉज दे नीड दोज अपनी सिक्योरिटी एंड वेपन्स, और अपने लोगों को खिला पिला के रखना। पुराने ज़माने में आपको पता ना जो लश्कर होते थे उसके अंदर लूट मार जो होती थी वो माले गनीमत उनकी, हाँ बिल्कुल, वो सोल्जर्स को मिलती थी जी। तो यहाँ भी सोल्जर्स को दे केप्ट हैप्पी एंड सो ऑन। तो अभी मगर ये पहले कुछ खबरें आ रही थी कि सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह साहब जो है उनके ख़िलाफ़ भी कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि किसी न किसी स्टेज पे ये होगा। काबिल और कंधार ग्रुप्स जिनकी आप बात किया करते थे, मेरा ख्याल है वो कभी ना कभी आप देखिएगा एकदम एक रात को खबर आएगी कि कुछ हो गया है। राइट, ओके। तो ऐसे में 700 के करीब ट्रक्स जो हैं वो पाकिस्तान ने इंसानी बुनियादों पर अलाउ किए हैं अफ़गानिस्तान। अभी हाल ही की ये खबर है जो अक्टूबर 2025 से हमने बंद कर रखे हैं बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ। आपको मुस्तकबिल करीब में कुछ इम्कानात दिखाई देते हैं कि तजारत बहाल हो पाएगी अगर दीगर ममालिक के साथ? मसला जो है ना बड़ा सीरियस है, संजीदा है। अच्छा, कि TTP का मसला है, BLA का मसला है। अब अफ़गान तालिबान शायद इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं है कि उनको डिसआर्म कर सकें या उनको ख़त्म कर सकें, या ना चाहते भी नहीं हैं, क्योंकि एक लेवरेज मिल जाती है उनको। एंड वो लेवरेज जो है वो एक तो वो इंडिया से इमदाद मिल जाती है, और दूसरा लेवरेज ये है कि पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखते हैं, ठीक, क्योंकि पाकिस्तान से भी उन्हें बहुत सी चीज़ें चाहिए। तो मेरा ख्याल है किसी न किसी स्टेज पे एक वक्त आएगा कि जब या TTP या BLA या बोथ, इनको पाकिस्तान कामयाब हो जाएगा डिग्रेड करने में। डिग्रेड से मराद ये है कि उनका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। अब वो दो तरीके से हो सकती है, एक मिलिटरीली हो सकती है, एक पॉलिटिकली हो सकती है। हाँ, पाकिस्तान ने TTP के साथ तो बहुत पॉलिटिकल कोशिश की हमारी इस्टेब्लिशमेंट में, और इमरान खान के ज़माने में भी, उसके बाद भी, उससे पहले भी, कि भाई ले डाउन योर आर्म्स, कम एंड सेटल डाउन, बताओ क्या चाहिए एंड सो ऑन। तो वो नहीं कामयाब हुए और उल्टा ही गले पड़ जाती है। जब भी उनके साथ कोई डील करने जाते हैं तो वो डील तो हो जाती है, मगर वो भाग जाते हैं, पैसे भी ले जाते हैं, बंदूकें भी ले जाते हैं, और फिर अपना क्लेम भी नहीं छोड़ते अफ़गानिस्तान का क्लेम ऑन पाकिस्तान से एरियाज। तो मगर BLA जो है उसके साथ तो कभी बात भी नहीं हुई, और ना ही कोई इम्कान है BLA से बात करने का। BLA तो सेसेशनिस्ट मूवमेंट है। जो तालिबान है वो सेसेशनिस्ट नहीं है, वो तो कहते हैं ये हमारा इलाका है, ये तो ऑटोनमस होना चाहिए या इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अफगानिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। सो देयर इज स्लाइट डिफरेंस इन टू। अब मैं समझता हूँ किसी न किसी स्टेज पे TTP के साथ कुछ ना कोई मायदा हो सकता है। BLA इज़ द प्रॉब्लम। BLA जो है वो प्रॉब्लम इसलिए बिकॉज उसके अंदर रीजनल इंटरेस्ट्स हैं। उसे मैं समझता हूँ इंडिया के अलावा अमेरिका का भी इंटरेस्ट है उसमें, कतर का भी इंटरेस्ट है। अच्छा, हाँ, आई थिंक सो। अब इससे ज़्यादा मैं तो अमेरिका की तरफ से वो डेजिग्नेट उनको करना दहशतगर्द तंजीम है वो एक, हाँ, मगर वो देखो ना, दिस इज हाउ स्टेट्स एक्ट। आज डेजिग्नेट कर देते हैं, कल रिमूव कर देते हैं डेजिग्नेशन। जी,
ठीक है, लेकिन इसमें जाहिर है बहुत से इशारे हैं, जैसे ग्लोबल गेम्स चलती हैं, बिल्कुल आलमी ऐसे सतह ही पर। होता है हाँ, कि दिखावा कुछ होता है और पीछे से कुछ और होता हाँ, यही कुछ ब्रेक है। में भी आप समझाने की कोशिश रियासतें कर जो है रहे ना थे। अपने इंटरेस्ट को फ्लूइड रखती हैं, दे डोंट वांट टू गिव अप एनीथिंग बट दे डोंट वांट टू ओन अप टू एनीथिंग आल्सो। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। ये हैं चालें जो चली जाती देखिए हैं। BLA के अंदर सेक्युलर एलिमेंट्स हैं, वहाँ इस्लामिक एलिमेंट्स नहीं है, सेक्युलर एलिमेंट्स हैं। और ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ओपनली कहा है कि वी वेलकम USA टू हेल्प अस एंड सो ऑन। ठीक, तो लेकिन है दोनों पाकिस्तान के लिए मसला, और खित्ते में जिस तरह जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं वो मुनफरिद नौइयत के हैं। इस पे हमने तफसीलन रोशनी डाली सारे एस्पेक्ट्स पे। प्रोग्राम में हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान से मुज़ाकरात जारी हैं और उसके पास एक अच्छे मुआहदे पर दस्तखत करने का ये आखिरी मौका है। आपको पता है ईरान कभी धमकियों में आता नहीं है, और उन्होंने तो इस मामले को मज़ीद लटकाने का फ़ैसला कर लिया। लेकिन सेठी साहब, वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो कभी कनाडा को कह देते हैं हमारी 51st स्टेट बन जाए, कभी वो कहते हैं ग्रीनलैंड को हम जम कर लेंगे, अपने साथ मिला लेंगे, उन्होंने ये नया ऐलान किया कि वो जल्द इसे अमेरिकी इलाका डिक्लेयर कर देंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। उसके फ़ौरन बाद वाइट हाउस के कोदेदार ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को ये बताया है कि वो तो बयान मजाक में था। इससे पहले कभी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट्स को इस तरह से एक्सप्लेन करना मुनासिब नहीं समझा, यहाँ वजाहत क्यों आई कि ये मजाक था? नहीं, बिकॉज अगर बातें करनी है इन्होंने, अब तो बात तो हो गई ना, डिक्लेयर कर दिया वाइस प्रेसिडेंट ने कि दो इश्यूज हैं। हाँ। एक इमीडिएट इशू है, एक लॉन्ग टर्म इशू है। जी। इमीडिएट इशू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसके ऊपर अमेरिका का ये मौक़िफ़ है कि जो पहले था वैसे होना चाहिए। ये तो नहीं कि जी ये अमेरिका का है, वो तो ये कहते हैं जो पहले खुला था वैसे ही होना चाहिए और इसके ऊपर कोई ओवरसाइट नहीं होनी चाहिए, कोई फ़ीस नहीं चार्ज होनी चाहिए। दैट इज़ ऑल। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये बात की तो ये किसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया। सबने यही समझा कि ये या तो थोड़ा नॉकआउट हो गया, तो इसीलिए फिर ये अब आया ना कि मजाक कर रहे थे। बिकॉज नो वन कैन बिलीव कि कैन एक्चुअली से समथिंग लाइक दिस। हाउ स्टूपिड। अमेरिकी इलाका, हाँ सोचो, ये तो प्रोवोक करना है ईरान को मजीद। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक ईरान डजंट टेक दिस सीरियसली। आने नहीं है, ये बहुत बातें कर जाता है ये, जिसको इसको खुद नहीं पता होता कि मैं क्या कह रहा हूँ। बाद में फिर इसके जो स्पोक्स पर्सन है वो क्लैरिफिकेशंस दे रहे होते हैं, ये कर रहे होते हैं। हर रोज़ तो ये ट्वीट करता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये ले लूँगा, मैं वो ले लूँगा। ये अभी ग्रीनलैंड भी ले चुका है, मैक्सिको भी ले चुका है, कनाडा भी ले चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ले चुका है, ईरान की सिविलाइजेशन को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है। इससे क्या नहीं किया, वेनेजुएला कर लिया। और वो ऊपर से नोबेल प्राइज़ भी मांग रहा है क्योंकि उससे पता नहीं कितने मिलियन पाकिस्तानीज और इंडियंस को बचाया फ्रॉम वॉर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये भी कहता मैंने 8 जंगें रोक दी। पता नहीं किस दुनिया में रहता है। तो इंटरेस्टिंग ये है कि ये साइकोलॉजी इसने पढ़ी हुई है, और वो साइकोलॉजी यही है कि बोलते जाओ, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। कम से कम कोई ना कोई तो इतने झूठ सूट के समझेगा सच ही होगा। गोएबल्स एंड हिटलर, आई थिंक उसकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो भी थोड़े से इसी किस्म के लोग हैं। रिपब्लिकन्स वैसे भी थोड़ा सा डम होते हैं ना। सो ऐसे में तो जेडी वैंस एक संजीदा शख्स के तौर पर सामने आ रहे हैं। हाँ, बिकॉज उसने आगे लड़नी है, इलेक्शन लड़नी है ना। ही वाज गोइंग टू बी द नेक्स्ट कैंडिडेट, रिपब्लिकन कैंडिडेट। तो वो तो अपने आप को थोड़ा डिस्टेंस कर रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप। इस्माइल बकाई भी इसीलिए कहते हैं कि जो अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी है वो झूठ पर हद से ज़्यादा इन्हिसार का शिकार है। और जिन जेडी वैंस को आपने याद किया, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हमारा ये भी टारगेट है, कोशिश है कि तेल की कीमतें ना बढ़े, क्योंकि इसकी वजह से आलमी बहरान ज़्यादा शदीद हो सकता है। आलमी बहरान तो अपनी जगह पे, अमेरिका के अंदर जो हो रहा है वो जो परेशानी यहाँ ये है 2-3 चीज़ों की। एक आप समझें स्ट्रेटिजिक, एक आप समझें टैक्टिकल। टैक्टिकल ये है कि जी वो मिड टर्म्स आ रहे हैं, उससे पहले इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए, और इन्फ्लेशन गैस प्राइसेस कहाँ चली गई, इसको नीचे लेके आएँ ताकि हमारा ये नुकसान ना हो। दैट इज़ द टैक्टिकल, कि इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए और आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ नहीं होना चाहिए, विच इज़ व्हाट इज़ स्केयरिंग देम स्पेशली ऑन ऑयल। ये है टैक्टिकल, ये अगले 3 महीने के लिए। लॉन्ग टर्म ये है कि दिस इज़ द डिक्लाइन ऑफ अमेरिकन पावर। अमेरिका मिडल ईस्ट से निकाला जा रहा है। उसकी सारी स्ट्रेटजी जो थी मिडल ईस्ट की, जिसका ताल्लुक तेल के साथ था और तेल का ताल्लुक डॉलर के साथ था, अब वो तेल का ताल्लुक डॉलर के साथ टूट रहा है। अगर जैसे वो टूटेगा और अमेरिका की हेजेमनी ओवर ऑयल नहीं रहेगी, तो फिर डॉलर जो है उसकी डिमांड जो है वो नहीं रह सकती जो पहले है। जो पता क्या, जो असली डील ये हुई थी बिटवीन अमेरिका एंड द गल्फ किंगडम्स कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे
और आपने सारा तेल जो बेचना है डॉलर में बेचना है। ये डील हुई थी। दिस वाज द प्रीमिसी ऑफ द डॉलर। डॉलर की जो सारी वैल्यू है, क्योंकि जब डॉलर मिल जाते हैं यूएई को या सऊदी को, तो वो क्या करेंगे उसके साथ? तो उन्होंने इन्वेस्ट करने हैं फिर वो, और वही इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ करेंगे? यूएसए में करेंगे जी। तो वो डॉलर की डिमांड जो है वो ऊपर रखने के लिए दिस डील वाज स्ट्रक। इसीलिए बेसिस बनाए गए थे। इसीलिए ये जो रेजीम्स हैं, कोई डेमोक्रेटिक रेजीम्स तो नहीं है ना, इनको प्रॉप अप करने के लिए। और फिर अगली कोशिश ये थी कि इनको इसराइल के साथ मुकम्मल कर लिया जाए, राइट। जो अब्राहम अकॉर्ड्स उससे पहले दूसरे, ठीक, वो जो है वो अब प्रॉब्लम बन गया आफ्टर दिस। ये इतनी बड़ी गलती अमेरिका ने की है, डोनाल्ड ट्रंप ने की है कि ईरान के साथ पंगा ले लिया। इससे पहले तो ऐसी कोई फिक्र की बात ही नहीं थी। अब यूएई भी ट्रबल में है जी, वहाँ से भी गोरे भाग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भाग रही है, और सऊदी अरेबिया का भी आप देख लें जो सिचुएशन है। तो आई थिंक ये सारा जो है ना, द रिट्रीट ऑफ अमेरिका फ्रॉम द मिडल ईस्ट, ये अब शुरू हो गई है। दिस इज गोइंग टू बी द रिट्रीट ऑफ द डॉलर। और इसीलिए ये ब्रिक्स शिक्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि इसको नहीं चलने देना। क्यों? कि रूबल और युआन आर गोइंग टू रिप्लेस द डॉलर एज रिजर्व करेंसीज। ऑलरेडी फॉर एग्जांपल ईरान जो है उसने कहा हम डॉलर में नहीं निगोशिएट करेंगे, हमें आप रूबल्स दें, यूरोज दें, युआन दें। चाइना सारी चीज़ें जो ख़रीद रहा है, तेल ख़रीदता है, युआन में कर रहा है। और फिर दीज कंट्रीज, रशिया एंड चाइना एंड अदर्स, ट्राइंग टू सेट अप अ न्यू बैंकिंग सिस्टम ऑल्सो, ताकि डॉलर की डिपेंडेंसी ख़त्म हो। तो ये तो इट्स अ बिग, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये इसकी जो पूरी अनफर्लिंग है, जैसे कहते हैं ना कि आप आहिस्ता 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 आपको देखेंगे कि अगले 5 साल के अंदर थिंग्स विल फ़र्क हो जाएगा बहुत कुछ। डॉलर जो है वो डॉलर नहीं रहेगा। इस वक्त डॉलर की वैल्यू जो है वो इज़ बेस्ड ऑन दिस अरेंजमेंट, तेल। राइट। अब ऑल्टरनेटिव एनर्जीज भी निकलनी शुरू हो गई हैं, ठीक, ऑल्टरनेटिव करेंसी स्ट्रॉन्ग होती जा रही हैं, ठीक। अमेरिका एज अ हेजेमोनिक पावर आफ्टर दिस डिफीट बाय ईरान, अब तो इनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह दे मीनिंगलेस। अब उनकी क्या अहमियत रही है? एक एयरक्राफ्ट कैरियर तो वापस जा रहा है अब, और ये अभी इनका ये था ना प्रोजेक्शन ऑफ मिलिट्री पावर, बेसिस मिलिट्री पावर। अब पता चला जी वो तो पेपर टाइगर है। वो सब नुमाइशी था, दिखावे के लिए था, रोब के लिए था। नहीं, दिखावा तो था, बट बड़ा इफेक्टिव भी था ना। वहीं से ये सब कुछ करते थे। एयर पावर तो बहुत क्रिटिकल एरिया, नेवी एयर पावर, बूट्स ऑन ग्राउंड तो ये भाग गए हैं ना उससे। तो इसलिए एयर पावर है, नेवी वाज द रियल थिंग। तो एयर पावर को तो उड़ा के रख दिया है नेवी ने। नेवी और एयर पावर को तो इन्होंने उड़ा दिया विद ड्रोन्स अब एंड मिसाइल्स। तो अब इनको समझ नहीं आ रही है कि करें क्या, एंड बूट्स ऑन ग्राउंड करना नहीं चाहते। सो देयर इज अ जेन्युइन फिलोसॉफिकल डायरेक्शनल चेंज विच विल टेक प्लेस अगले 5-6 साल में। आप देखिएगा कि ये डॉलर के ऊपर लड़ाई होगी। और मेरी ये मौक़िफ़ है, कुछ लोग मेरे से एग्री नहीं करते, कि अमेरिका लड़े बगैर नहीं पीछे हटेगा। ये फिर लड़ेगा, फिर और करेगा कुछ ना कुछ, कि ये अपनी हेजमनी जो है, इनकी जो ओवरलॉर्डशिप है वो ना ख़त्म हो। और क्योंकि वो जो ओवरलॉर्डशिप है, डॉलर उड़ जाता है। डॉलर की स्ट्रेंथ के ऊपर अमेरिका का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज़ बेस्ड। तो अगर डॉलर की डिवैल्यूएशन हो जाती है तो उड़ जाएंगे। जैसे किसी करेंसी की डिवैल्यूएशन होती है आयशा, तो वो करेंसी जो है वो महंगा हो, हर चीज़ महंगी हो जाती है ना उस मुल्क के अंदर, इंपोर्ट्स। और इस वक्त अमेरिका की जो डेट है, जो कर्जे लिए हुए हैं, ये आपका ख्याल है जो चाइना ने जो जितना कुछ एक्सपोर्ट करता है अमेरिका, वो डॉलर आता है ना वहाँ से, वो कहाँ जाता है? कतर को डॉलर आता है ना, कहाँ जाता है? सऊदी अरेबिया को डॉलर आता है ना, कहाँ जाता है? कुवैत, बहरीन, ये सब डॉलर आते हैं ना इनके पास, कहाँ जाते हैं? इन्वेस्टमेंट। अमेरिका की ट्रेजरी बिल्स खरीदते हैं, अमेरिका के प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एंड सो ऑन। कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ? सारी अमेरिकन स्टॉक मार्केट इज बेस्ड ऑन दिस। तो वो तो सब कुछ उड़ जाएगा। तो अमेरिका एज अ ग्लोबल पावर इज इन 10 years फ्रॉम नाउ लाइफ विल बी वेरी डिफरेंट। और उसके लिए अमेरिका लड़ेगा, और इसके लिए एक हल्ला बोल सकता है वो। बिल्कुल मेरी ये व्यू है कि वो लड़ाई, बिग लड़ाई किए बगैर नहीं हिलेगा। अब उसको धक्का तो लग गया है, और मैं ये समझता हूँ कि ये अभी कोई सेटलमेंट भी अगर हो जाती है बिफोर द मिड टर्म्स के अंदर ये है ना, ये डेमोक्रेट्स जीत जाएंगे दोनों हाउसेस। अच्छा, दिस इज माय प्रेडिक्शन। और इजराइल का जो एपैक एंड इजराइल का जो इम्पैक्ट है ऑन अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी एंड अमेरिकन वो इकोनॉमी, वो कम हो जाएगा, एंड डॉलर की जो वैल्यू है गिर जाएगी। एंड यू विल सी आफ्टर दैट एक डेस्परेट किस्म की अटैम्प्ट होगी टू री इंस्टेट देयर अथॉरिटी एंड देयर हेजेमनी। और वहाँ मैं समझता हूँ खून खराबा फिर होगा।
और ख़तरात अब भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, Absolutely. लेकिन उस दौरान बहुत सी मंजिलें तय हो जाएंगी। इस वक्त एक थरथली मची है, जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है वो किस तरह से हिल रहा है और वहाँ किस तरह से इर्ताश है, आलमी मंजरनामा जो नया उभर रहा है उसकी डायमेंशंस क्या क्या हो सकती हैं। एपैक को जैसे याद किया तो इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बरतानिया को निशाने पर क्यों रखा गया है, प्रेसिडेंट ट्रंप यूरोप से और अपने इत्तेहादियों से क्या चाहता है, इन सारे सवालात के जवाब कल के शो में हम सेठी साहब के सामने रखेंगे। इसके अलावा भी आपके जहन में हो कोई सवाल तो नंबर है आपके सामने, इस पर भेजें। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें। थैंक यू। Thank you.